सद्दाम के पास WMD मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था? उसका अगर आप पूछोगे एकदम शॉर्ट आंसर तो हाँ, सद्दाम के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। और वो और कुछ नहीं था, सद्दाम खुद था। कि उसने 10 सालों में 2 वॉर किए थे, रक्तपात किया था, लाखों लोगों को मारा था। तो WMD जो अमेरिका ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं था, वो खुद सद्दाम था। अभी इसका टेक्निकल आंसर आप पूछोगे, शॉर्ट आंसर, तो ये बोलूँगा मैं कि सद्दाम के पास कभी भी इन टेक्निकल टर्म्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। मैं रिपीट करता हूँ, सद्दाम के पास कभी भी, आई एम सेइंग कभी भी, एवर, उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD नहीं था। लेकिन इसका मतलब वो हासिल नहीं करना चाह रहा था का? हाँ, 100% वो हासिल करना चाह रहा था। इनफैक्ट 1991 में जब उसका ईरान और कुवैत का वॉर चल रहा था, उसमें वो बहुत क्लोज था न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के, काफ़ी क्लोज था। लेकिन उसकी खुद की गलतियों की वजह से वो पूरा उसका एक्सपेरिमेंट या फिर उसका पूरी लैब या फिर उसका पूरा प्रोजेक्ट उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन टेक्निकली सद्दाम के पास कभी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। लेकिन सद्दाम के पास हमेशा से केमिकल वेपन्स थे। घटना ऐसी हुई थी, ईरान के साथ उसका वॉर चल रहा था। ईरान के साथ वॉर चल रहा था उस टाइम पे वो हम लोगों ने देखा कि 8 साल लंबा वॉर चला। इसका फ़ायदा, और वो बुरी तरह से हार भी रहा था, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की कुर्द लोगों ने, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट या फिर इंसर्जेंसीज या फिर रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया अपने खुद के स्टेट के लिए। सद्दाम की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ी, तो उसने आउट ऑफ डेस्परेशन जाके 3 प्लेन्स भेजे एक दिन केमिकल वेपन्स के साथ। लेकिन वो टाइमिंग पूरी तरह से गलत निकला, क्योंकि उसी दिन उसी समय इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट जो थे अपने कैमराज लेके ईरान के बॉर्डर के यहाँ पे खड़े थे युद्ध का जायज़ा लेने के लिए। उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, ना ईरान को था ना किसी और को था। तो उसी मोमेंट पे सद्दाम के 3 प्लेन जाते हैं और बड़े बड़े बहुत उनके खुद के इलाके में, मतलब इराक के अंदर ही जो कुर्किक नाम का एरिया है, जैसे हम लोगों ने बात किया, उसके बाउंड्री के अंदर ही, इराक के अंदर ही 3 बड़े बादल वहाँ पे शुरू होता है। वो बादल बड़े बड़े पीले कलर के बादल। तो जैसे ही ये मीडिया देखता है बॉर्डर से, सबको समझ जाता है कि ये जो बादल दिख रहे हैं पीले कलर के, इसका मतलब सद्दाम ने वहाँ पे केमिकल वेपन्स का यूज़ किया है, वो उपयोग में लाए हैं। इससे पूरी तरह से दुनिया हिल चुकी थी, क्योंकि उसके बाद बस 2 घंटों में 5000 कुर्द लोग मर गए और 10,000 कुर्द लोगों को वो लोग अपाहिज हो गए, घायल हो गए। जो घायल हो गए थे वो तो मतलब ज़िंदगी भर यही सोचते रहे कि वो लोग मर क्यों नहीं गए। इतनी बदतर हालत वो केमिकल वेपन्स की वजह से उनकी हो चुकी थी। किसी की आंखें गई, किसी का टेस्ट बड्स गए, किसी के ऑर्गन जो है वो लिटरली मेल्ट हो चुके थे, किसी की हड्डियाँ मेल्ट हो चुकी थी, किसी की स्किन जो है वो स्किन ऐसे उधेड़ के हाथ में आ गई थी, किसी को ज़िंदगी भर का पैरालिसिस कभी भी क्योर नहीं होने वाला वो हो चुका था। ये उनकी हालत है। तो सद्दाम ने जो मौत का तांडव जिसको बोला जाता है, उस दिन वो जो किया वो पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, और उसके रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। वो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर जगह ईरान के मीडिया जो वहाँ पे प्रेजेंट था उसने पूरी दुनिया को दिखा दे। और सद्दाम क्या कर सकता है अगर उसके शासन को अफेक्ट हुआ, उसको चैलेंज किया गया, उसको कॉर्नर किया गया, तो वो क्या कर सकता है, इसका नज़ारा सद्दाम ने पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल के साथ रख दिया था। लेकिन हाँ, ये हुए सद्दाम के साथ। लेकिन केमिकल वेपन के बस सद्दाम के अकेले के पास थे क्या? नहीं थे। वो बाकी अभी असाद जो है सीरिया का, सद्दाम ने तो 1979 में 1980s के एरा में यूज़ किए थे। असाद तो अभी 2010 से 2020 तक कंटिन्यूसली उसके खुद के सिटीजन्स के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज़ कर रहा है। उस टाइम पे अमेरिका क्यों नहीं गई है उसके ऊपर अटैक किया, उसको टॉपल क्यों नहीं किया? बस सद्दाम के ही पीछे क्यों पड़े हुए थे? उसके 2 रीजन्स है। एक, असाद को बैकिंग है सोवियत यूनियन का, तो वो नहीं चाहते कि फुल ब्लो वॉर करे, तो वो एक हो गया। दूसरा क्या बात है, अभी अमेरिका को ज़रूरत नहीं है पेट्रोल की, पेट्रोकेमिकल्स की, डीजल की, ऑयल की, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अभी वो स्वयंभू हो चुका है। तो अभी उसकी वजह से सीरिया में क्या चल रहा है उसमें दे हैव नो इंटरेस्ट।
तो समझ गए आप कि किस तरह से यूएसए काम करता है, क्योंकि अभी वो स्वयंभू है। तो अभी किसी कंट्री को सो कॉल्ड फ्रीडम देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये सब चल रहा था ऑयल, उनके पास अभी बहुत काफ़ी सारा है। 40 सालों में उतना वो अचीव उन्होंने कर दिया है। ऑलराइट, सो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट, खुद अमेरिका जब बोलता है कि उन्होंने उसको नाम भी दिया था, इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन मीडिया ने या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया था द बुचर ऑफ बगदाद बोल के। ऑलराइट, अभी कसाई है वो बगदाद का, ऐसा नाम दिया था उन लोगों ने। तो अगर बगदाद का कसाई सद्दाम है तो आप कौन हो? आपने केमिकल वेपन्स नहीं यूज़ किए थे, आपने भी किए थे। विद प्रूफ आपको बोलता हूँ, 1962 में वियतनाम वॉर हो रहा था। एक टाइनी छोटा सा कंट्री वो अमेरिका को घुटनों पे लेके आया था अपने नेचर के भरोसे। वियतनाम अगर देखोगे जियोपॉलिटिकली, मतलब जियोग्राफिक वे से नेचर ने उनको भर के दिया है। डेंस फॉरेस्ट दिया है, रिच कंट्री है, ग्रीन कंट्री है, रिच कंट्री है, डेंस फॉरेस्ट है, हिली एरिया है। तो अमेरिका वहाँ पे उनके साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे, डेस्परेट हो गए थे जीत के लिए। लंबा चल रहा था युद्ध, लेकिन कुछ भी हाथों में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट और ये हिली एरिया। रिमोट प्लेसेस में गाँव तो हुआ करते थे, तो इंसर्जेंट्स जो थे गुरिल्ला वॉरफेयर करने में, वो लोग अटैक करते थे, भागते थे, रिमोट जगह पे जाके छुप जाते थे। गांव वाले जो होते थे उनको खाना देते थे, गांव वालों ने उनको सपोर्ट किया था। तो मतलब एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि गांव वाला कौन और ये टेररिस्ट या फिर इंसर्जेंट या फिर सोल्जर कौन, यही समझना नहीं समझ में आ रहा था उन लोगों को। ऊपर से ये बिखरा हुआ पूरा डेंस फॉरेस्ट, कहीं भी जाके छुप जाते थे। और ऊपर से सबसे मेन बात, इनको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि फॉरेस्ट है, पत्ते पौधे वहाँ पे जो हुई मिल रहा है उन लोगों को फल, उसकी वजह से वो आराम से थे। मतलब एक जगह वियतनाम से यूएसए कैप्चर करता था, वो जगह कवर करता था, ठीक करता था, वैसे ही वो इंसर्जन दूसरी जगह पे जाते थे, डेंस फॉरेस्ट में छुप जाते थे, वहीं पे पड़े रहेंगे 2-3 महीने, उसके बाद फिर से शुरू कर देंगे। मतलब जो उसको विन बोला जाता है वो उनको पूरी तरह से यशस्वी होना वो उनको मिल ही नहीं रहा था। तो डेस्परेट होके उन्होंने फिर मास्टर सो कॉल्ड, वेस्ट मीडिया बोलता है ये मास्टर स्ट्रोक है, आप खुद जज कीजिए कि ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर क्या है। 2 बॉम्ब यूज़ किए गए केमिकल्स, एजेंट ब्लू और एजेंट ऑरेंज। उसमें से एजेंट ऑरेंज जो यूज़ किया गया, हेलीकॉप्टर से वो दागा गया, वो एजेंट ऑरेंज जो है वो बॉम्ब कम और वो पेस्टिसाइड ज़्यादा था। जब वो हेलीकॉप्टर से दागा गया तो क्या हुआ, वो एजेंट ऑरेंज से जो भी केमिकल्स उन्होंने पूरे उस एरिया में उन्होंने डाले, उसकी वजह से जो पत्ते पौधे फल और जो भी उपजाऊ वाली चीज़ें हैं वो सब पूरी तरह से खराब हो गई। पत्ते झड़ गए, फल झड़ गए। मतलब ग्रीनरी नाम से जो भी होता है, खाने लायक जो भी चीज़ें हैं, निसर्ग ने जो तैयार किया है, नेचर ने जो कुछ भी तैयार किया है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्यों किया ये सब? क्योंकि अभी ये जो इंसर्जेंट्स हैं, इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो सामने आएंगे, फिर हम लोग को मारेंगे, हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। मतलब आपने किया वो तर्कसंगत किया, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। और अगर वो सद्दाम ने किया तो फिर वो बुचर ऑफ बगदाद। डज इट रियली मेक सेंस? फास्ट बैकवर्ड 1979। फ्रांस ये एक ऐसी भूमि है जो अलाउ नहीं करती है, उनका जो नेचर है वो अलाउ नहीं करता है कि वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा सके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से एनर्जी वो लोग तैयार नहीं कर सकते, वो भूमि वो अलाउ नहीं करती है, वो नेचर वहाँ का अलाउ नहीं करता है। तो और कोयले के खान भी वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। सो दे आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन मोस्टली, दैट इज़ अ न्यूक्लियर एनर्जी। तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया के सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली उन्होंने फिर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल की है। इसी टेक्नोलॉजी को, इसी नॉलेज को वो बाहर के देशों को बेचते हैं और वहाँ से काफ़ी सारा पैसा भी कमाते हैं। ऐसा ही एक उन्होंने
इंडिया को भी काफ़ी सारी हेल्प की है, इस सब चीज़ों में असिस्टेंस दिया है। इवन रिसेंट उनका जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, जैतापीर प्रोजेक्ट बोल के, लेकिन वो अभी विवादों में है। ऑल राइट, सो लेट्स कीप दिस ऑल थिंग असाइड। फ्रांस ने ऐसा ही एक छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का एंटायर प्रोजेक्ट सद्दाम को बेच दिया था। और ऑब्वियसली इनिशियली वो सद्दाम वहाँ से, अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सद्दाम इनिशियली वहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी पावर निकालेगा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से एटम बम बनाने की कोशिश करेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इजराइल जो उसका नेबर है, उसको ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स के साथ है ये कभी सहन नहीं होगा। तो उनके पॉलिसी के हिसाब से वो जो हमेशा करते हैं, जिसमें वो हमेशा अच्छे हैं, वही चीज़ उन्होंने की। 2 F-16 प्लेन्स निकले मोसाद से और वो लोग जाके डायरेक्टली बम डाल के आ गए। जो सद्दाम का जो सपना था कि मिडल ईस्ट का पहला देश बनने का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो मतलब जो लेजिटिमेट वेज है, इथिकल वेज है, वो तो सद्दाम के लिए बंद हो गया। उसके बाद सद्दाम इन्वॉल्व हो गया ईरान के वॉर में, तो वो ब्रूटली हार भी रहा था वहाँ पे। तो फिर उनको धमकाने के लिए उसको समझ में आ गया कि उसके लिए उसके पास एटम बॉम्ब होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग उससे धमकियाँ दे सकते हैं, हम लोगों को डरा सकते हैं। ईरान को मैं डरा पाऊँगा इससे। तो उसने अनएथिकल वे से वो प्रोजेक्ट फिर से चालू किया। उसका हेड बनाया उसने डॉक्टर मेहंदी, ये इंटेलिजेंस साइंटिस्ट को, जो इराक का बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, डॉक्टर मेहंदी। तो फिर मेहंदी ने काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन में जो यूज़ किया जाता है एज एन फ्यूल, जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है, एनरिच्ड प्योरेस्ट फॉर्म का यूरेनियम, वो बनाना रॉकेट साइंस है। वो बहुत ही मुश्किल और टेक्निकली साउंड काम है। नॉर्मल यूरेनियम तो एक तो मिलता ही नहीं है। अगर वो मिला तो वो नॉर्मल यूरेनियम एज इट इज़ आप फ्यूल बोल के यूज़ नहीं कर सकते हो। नॉर्मल यूरेनियम से आपको उसको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो नॉर्मल यूरेनियम को प्योरेस्ट एनरिच फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसको सेंट्रीफ्यूज कैस्केड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। मतलब एक पाइप होता है स्टील का, उसके अंदर यूरेनियम डाला जाता है, उसके अंदर एक शाफ्ट होता है, रोटर होता है, नीचे मोटर लगी होती है। वो मोटर के हिसाब से, मैग्नेट्स के हिसाब से वो फिर रोटर घूमता है, वो शाफ्ट घूमता है। तो वो जो घूमने का स्पीड है वो मोटर का, वो होता है 64,000 रोटेशन पर मिनट। वो बहुत ही मुश्किल है उस स्पीड तक पहुंचना। तो अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद वो जो यूरेनियम है वहाँ से वो यूरेनियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वो जिस ट्यूब है, वो ट्यूब को क्या सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है, वो एक ट्यूब से वो थोड़ा सा जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जो यूरेनियम है उसको ट्रैवल किया जाएगा, वो प्योर फॉर्म में बन जाता है। गैस बनना मतलब प्योर फॉर्म में जाना, वो थोड़ा सा प्योर हो जाता है। फिर उसी सेंट्रीफ्यूज से निकाल के नए सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है पाइप थ्रू। वहाँ पे फिर से शाफ्ट रहेगा, फिर से वो 64 के RPM के ऊपर घूमेगा। वहाँ से फिर और थोड़ा प्योर बनेगा, उसको फिर थर्ड सेंट्रीफ्यूज में डाला जाएगा। वैसे ही फोर्थ में, फिफ्थ में, छठे में, सातवें में, ऐसे सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज में डाला जाएगा। और फिर ये पूरा कैस्केड बनाया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज का कैस्केड, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज लगे होंगे। और इनमें से फिर वो बाहर निकलकर जो बनेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम रहेगा। ये यूज़ किया जाता है एटम बम के अंदर। सो एटम बम बनाना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये यूरेनियम को कन्वर्जन करने के लिए जो बीच में कैस्केड खड़े किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूज के, वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस होता है। ऑलराइट, सो डॉक्टर मेहंदी को ये काम मिला। तो ऑब्वियसली डॉक्टर मेहंदी को ये काम मिलने के बाद ऑर्डर दिया है सद्दाम ने कि उसको चाहिए आने वाले 3 या 4 सालों में एटम बम हाथ में चाहिए, ये उसका ऑर्डर था। मेहंदी ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसको बेसिक आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूज पूरे टेक्नोलॉजी का। तो वो बेसिक आर्किटेक्चर समझने के लिए डॉक्टर मेहंदी को ये पता था कि एक 1950s में जिपे नाम का एक साइंटिस्ट US में होके गया। उसने सबसे पहले मैग्नेट्स का यूज़ करके सेंट्रीफ्यूज बनाया था। जो मोटर है वो मैग्नेट फील्ड तैयार किया जाएगा, उससे शाफ्ट घूमेगा, मोटर घूमेगी, उससे शाफ्ट घूमेगा और उससे फिर सेंट्रीफ्यूज काम करेगा। वो टेक्नोलॉजी जिप्पे ने फाउंड की थी। तो उसका जो जिप्पे रिपोर्ट बोल के एक रिपोर्ट है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया USA में जो है, वहाँ पे
फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के, उनको रेफर करने के लिए, स्टडी करने के लिए वो वहाँ पे रखा गया है जीपे रिपोर्ट। उसका एक्सेस नॉर्मल पब्लिक को है क्योंकि वो इतना ओल्ड टेक्नोलॉजी है 1950s की, लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर आपको समझ सकता है, लेकिन वो रेफर करके आप पूरा सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो इतना क्लासिफाइड नहीं है। तो डॉक्टर मेहंदी फिर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया गया। वहाँ पे उसने झूठ बोला कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद से आया हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रिसर्च के लिए भेजना चाहता हूँ, उनका जो भी रहेगा फीस हम लोग पे करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद पे करेगी, लेकिन उससे पहले मुझे लाइब्रेरी देखनी है आपकी। तो लाइब्रेरी में उसका परमिशन मिला, लाइब्रेरी देखने के लिए गया, लाइब्रेरियन से मिला, लाइब्रेरियन से उसने जेपे रिपोर्ट मांगा। जेपे रिपोर्ट मांगते ही लाइब्रेरियन बोला मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन करना मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन करना मतलब ऑब्वियसली जेपे रिपोर्ट है, थोड़ा सा सीक्रेटिव रिपोर्ट है, दो इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा सा सीक्रेटिव रिपोर्ट है, तो उसका इन्फॉर्मेशन दी जाएगी CIA को, ऐसा ऐसा बंदा इराक से आया हुआ है और वो जेपो रिपोर्ट एक्सेस करना चाहता है, अगर उसकी परमिशन मिली तो आपके घर पे वो सेंड किया जाएगा। इराक नाम, सद्दाम नाम, बगदाद नाम, ये सब सुन के तो रिपोर्ट कभी मिलेगा ही नहीं, तो मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए उसने ट्रिक किया। उसने बोला कि ये रिपोर्ट मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसमें वो सब है ना जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो तो मुझे पहले देखने दो, 10 मिनट का एक्सेस मुझे दो। इतना बड़ा रिपोर्ट उसको हाथ में दिया गया 10 मिनट के लिए। उसने बाकी सब कुछ भी चेक ना करते हुए बस एंड में जिन जिन लोगों को ये रिपोर्ट दिया गया है उसकी रिसिप्ट थी उसके पीछे, उसकी लिस्ट में से उसको एक नाम उसने ढूंढा, एक प्रोफेसर है इटली में, उसका नाम उसको मिला, वो उसके जान पहचान वाला, इनफैक्ट वो उसका कलीग था। जब वो डॉक्टर मेहंदी जब पीएचडी करने के लिए इटली गया था तब ये प्रोफेसर के साथ ही उसने काम किया था, दोनों अच्छे दोस्त थे। उसका नाम लिया, रिपोर्ट वापस दिया बाय सेइंग कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझे चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ से ऑब्वियसली स्वाभाविकता से वो गया इटली से वो प्रोफेसर से मिलके उसने वो रिपोर्ट हासिल किया। मतलब बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है, फुटप्रिंट जिसको बोला जाता है, वो उसको मिल गया। अभी फुटप्रिंट मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया ऐसा थोड़ी है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन एक रिपोर्ट से उसको ये मिल गया। अभी उसको सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम जो है करंट दुनिया में जो चल रहा है, वो उसके पहले सबसे पहले उसको अपने आँखों से देखना पड़ेगा। तो अपने कुछ साथीदारों को लेके वो मतलब 2 जगह पे आपको मिल सकता है देखने के लिए सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम। एक ऐसा देश आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ वो मित्र का व्यवहार करता है, आपके देश को वो फ्रेंड मानता है ऐसे देश में, और वो देश ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, खुद का एटम बम बनाया है इन जनरल, तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले देखा है सद्दाम का, तो किसी भी कंट्री के साथ ये नहीं है, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं था, तो वो ऑप्शन था नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बचता है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूरेनको। ये वही यूरेन के हैं नेदरलैंड्स में, जहाँ पे पाकिस्तान का जो साइंटिस्ट है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इन्होंने फिर वो पूरे सीक्रेट जो है वहाँ पे वो काम करता था एज एन एम्प्लॉई, वहाँ से पूरे सीक्रेट्स, फुटप्रिंट्स, वेंडर लिस्ट, सेंट्रीफ्यूज का पूरा ब्लूप्रिंट, ये सब चुराया, लिटरली चुराया, बैग में भर के प्लेन पकड़ के पाकिस्तान में आया, और वहाँ पे उन्होंने उनका एटम बम का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। फिर वो वही यूरेन को है, वहाँ पे उसको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अब्दुल कादिर खान के लीक की वजह से पूरे नेदरलैंड गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हुई थी, तो यूरेन को ने ऑब्वियसली डॉक्टर मेहंदी को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, तो वो ऑप्शन उनके लिए क्लोज हो गया। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा फिर? जर्मन्स। क्यों जर्मन्स? क्योंकि सबको पता है, हम लोगों को पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महारत किसी ने हासिल की है तो जर्मन्स ने की है। तो फिर वो जर्मनी गए। जर्मनी में एक आर्म्स का वेंडर था, वेपन बेचने वाला एक वेंडर है, दलाल है। वो दलाल सद्दाम को चोरी छुपे जर्मन से वेपन्स बेचता था, तो उसको ऑर्डर दिया गया कि ऐसे लोग ढूंढो जर्मनी में जिन्होंने सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम के ऊपर काम किया हुआ है, ऐसे एम्प्लॉयज़ ढूंढो जो अभी रिटायर हो चुके हैं। एक ऐसा मिला जिसका नाम था ब्रूनो स्टेमलर। ये बंदा पैसा देने के बाद पूरी तरह से उसने 1970s में मैन कंपनी में, मैन मतलब वही जो हमारे यहाँ ट्रक्स वगैरह आते हैं, वही मैन कंपनी जो अभी वॉक्सवैगन ने टेक ओवर किया है, और वो लोग ये सब सेंट्रीफ्यूज बनाने की टेक्नोलॉजी में भी है, वो टैंक्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कुछ भी चीज़ आता है वो हर चीज़ वॉक्सवैगन और मैन ग्रुप बनाता है।
तो वहाँ पे वो एम्प्लॉय था 1970 में, पूरा सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम डिज़ाइन करने में उसने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन देने के बाद वॉक्सवैगन ने या फिर मैन कंपनी ने उसको रिकग्निशन नहीं दिया, तो इसके लिए वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो गया। तो अगर आप एम्प्लॉयर है तो आप ध्यान से सुनिए, आपके एम्प्लॉयज़ ही आपकी एक्चुअल एसेट्स है, सो उनका ध्यान रखिए। काफ़ी सारे पैसे भी उसको दिए गए फिर ब्रूनो स्टेमलर को। वो इराक गया, इराक में जाने के बाद 2-3 महीने वो वहाँ पे रहा, पूरा नॉलेज ट्रांसफ़र उसने अपने ये पूरे सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम का मैन में जो उसने काम किया था वो ट्रांसफ़र किया। उतना ही नहीं, मैन में जो सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम बनाया था उसके पूरे ब्लूप्रिंट्स, उसके फुटप्रिंट्स, उसके मैप्स, उसके पूरे वेंडर्स लिस्ट, कौन सा वेंडर, कौन से स्पेसिफिकेशन, ये सब उसने डॉक्टर मेहंदी के हाथ में दे दिए। मतलब बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया, पूरा नॉलेज आ गया, वेंडर्स की लिस्ट मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया। अभी बस मार्केट में जाना है और वेंडर से कंपोनेंट्स बाय करना शुरू करना है। सो बॉम्ब बनाना, एटम बम बनाना, मतलब लगभग जैसे हम लोग पीसी असेंबल करते हैं उसके साथ आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। तो पीसी असेंबल करने के लिए आप हार्ड डिस्क अलग कंपनी से मंगाते हो, सीपीयू अलग कंपनी से, मदरबोर्ड अलग कंपनी से, रैम अलग कंपनी से, पीएसयूज अलग कंपनी से। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स आप एक साथ ऑर्डर करते हो, फिर आप उसको असेंबल करते हो और फिर आपका पीसी बनता है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है, आपको मैग्नेट्स लगेंगे, स्टील लगेगा, आपको बियरिंग्स लगेंगे, मोटर्स लगेंगे, सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, लेथ मशीन्स लगेंगे, ऑयल्स लगेंगे, ये सब चीज़ें आप इकट्ठा करोगे डिफरेंट वेंडर से और खुद का बॉम्ब बनाओगे। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम बनाओगे, इन जनरल नॉट अ बॉम्ब, सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम बना लोगे आप। लेकिन ये पीसी असेंबली की तरह इजी नहीं है कि आप जाके सैमसंग को बोल सकते हो कि मेरे को 2 रैम और 2 हार्ड डिस्क चाहिए। ऐसा ऑर्डर आप नहीं दे सकते हो क्योंकि ये क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है। CIA और इन जनरल UN इसको मॉनिटर करता है कि कौन क्या खरीद रहा है और वेंडर किसको क्या बेच रहा है, वो सबकी लिस्ट वो मॉनिटर की जाती है। तो आपको डायरेक्टली इजीली वो नहीं मिलेगा, तो आपको ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ब्लैक मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो फिर शॉपिंग के लिए डॉक्टर मेहंदी निकल गया। शॉपिंग इस तरह से हुआ, एक स्टील का प्रकार है जिसको मैराजिंग स्टील 350 बोला जाता है। तो उसमें मैराजिंग स्टील 150 आता है, 250 आता है, 350 आता है। जो मैराजिंग स्टील 350 है वो बहुत ही क्लासिफाइड है। 250 तक आपको मार्केट में मैराजिंग स्टील मिल सकता है, 350 आपको मार्केट में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो 250 मैराजिंग 250 का स्टील है वो मिसाइल्स में यूज किया जाता है। वो फिर जो भी है ना, ये वेपन्स में, इसमें ये मैराजिंग स्टील, लाइक फॉर एग्जांपल वाइल मेकिंग योर गन्स मीन्स बिगर गन्स, वो बिगर गन्स बनाने के लिए उसमें जो तोफ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो पाइप आता है जो सब कुछ सहन करता है, ऑब्जर्व करता है, जब बम बाहर निकलता है तो वो जो ऑब्जर्व करना है पूरी एनर्जी, वो इस पाइप से जो निकलती है वो ये पाइप्स होते हैं मैराजिंग स्टील 250। लेकिन आपको सेंट्रीफ्यूज के लिए उससे भी प्योरेस्ट हार्डर फॉर्म लगता है स्टील का, वो है मैराजिंग स्टील 350। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला 64 के RPM पे वो शाफ्ट घूमेगा और ट्यूब के अंदर, तो उसके लिए आपको इतना बड़ा मोटर, इतना हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी वाला मोटर लगेगा जो कि 64 के RPM तक वो रोटेशन पर मिनट कर पाए। एक तो ऐसा मोटर बनाना ही बहुत बड़ा काम है, ये रॉकेट साइंस है। अगर वो आपने किया भी, ठीक है, वो आपने किया भी, तो उसका स्पीड कंट्रोल रखना 64 के RPM के ऊपर वो उससे भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपने महारत उसमें भी हासिल की, तो उसके ऊपर जाकर वो जब आप शाफ्ट रोटर सेंट्रीफ्यूज के अंदर घूमना शुरू करेगा ट्यूब के अंदर, वो इतना हीट, इतना एनर्जी जनरेट करेगा, इतना प्रेशर बिल्ड करेगा कि स्टील मेल्ट हो जाएगा। नॉर्मल स्टील, इवन द स्टील विच इज गेटिंग यूज्ड एट द मिसाइल लेवल, मैराजिंग स्टील 250 वो भी काम में नहीं आएगा, आपको 350 ही लगेगा, जो कि बहुत कम कंपनी ही बनाती है। तो उसके लिए वो फ्रांस गया, मैराजिंग स्टील 350 के लिए फ्रांस गया। फ्रांस में उसको एक पाकिस्तानी मिला मलिक नाम का, ब्लैक मार्केट में। वो मलिक ने फिर इनको मैराजिंग स्टील 350 डिलीवर किया, लेकिन उसने आखिर तक नहीं बोला कौन से कंपनी में ये बनाया गया था। जर्मनी से ही आया था, लेकिन सोर्स इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी। तो ये मिला पहला उनको मैराजिंग स्टील। ऑलराइट, उसके बाद है आपको सॉफ्टवेयर लगेगा, जो मोटर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, तो पूरा सेंट्रीफ्यूज का कैस्केड बनाया जाएगा, तो कितने स्पीड पे मोटर्स घूम रहे हैं, यूरेनियम कितना एनरिच हो चुका है, किस सेंट्रीफ्यूज के अंदर क्या प्रेशर है, ये सब मॉनिटर करने के लिए, पूरे कैस्केड को मॉनिटर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा, जो एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है MTA। ये MTA कंपनी डायरेक्टली US
मिलिट्री के लिए काम करती है। मतलब ये कंपनी जो है ये मॉनिटर की जाती है CIA थ्रू। तो ऑब्वियसली आप उनके पास जाके 64 के मोटर मॉनिटर करने वाला सॉफ्टवेयर दीजिए, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने फिर ऑर्डर ट्विक किया और बोला कि 30K मोटर मॉनिटर करने का सॉफ्टवेयर हम लोग को बेचिए करके, उसकी रिक्वायरमेंट है। और 30K वाला जो मोटर है वो काफ़ी सारे उसके एप्लीकेशंस है, ना ही बस सेंट्रीफ्यूज, वो बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे लगे गैस में, टर्बाइंस में, ऑयल इंडस्ट्री में, लेज़र बीम्स में, काफ़ी जगह पे वो चीज़ यूज़ किया जाता है। तो उसके एप्लीकेशन वैरी करते हैं। तो 30K तक का मोटर आपको मिल भी जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर उनको मिल गया, मैनेजिंग स्टील मिल गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर मिल गया। उसके बाद आता है मैग्नेट्स। नो मैग्नेट्स ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बस 2 कंपनीज ये बनाती है मैग्नेट्स, एक जर्मन और दूसरी कंपनी है ऑस्ट्रिया में। तो ये जर्मन्स वाले जो है उन्होंने इनको भगा दिया क्योंकि उनको डाउट लगा कि ये शायद से मिसयूज़ करने वाला है ये मैग्नेट्स का, तो उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया। ऑस्ट्रिया कंपनी में उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की। उन्होंने एक पूरा फेक कंपनी बनाई जिसका पोर्टफोलियो 40 साल पुराना दिखाया, ऑयल कंपनी। उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए गए, उसका बाहरी रूप इस तरह से दिखाया गया है कि सालों से ये कंपनी चल रही है, उसके अंदर लेज़र बीम बनाने की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है, उसके लिए ये मैग्नेट्स चाहिए। अब ये जो मैग्नेट्स है ये बहुत ही क्या बोलते हैं, डॉक्टर मेहंदी ने लिख के रखा है कि ये बहुत ही क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है। मैथ्स का एक बोल सकते हैं कि अत्युच्च शिखर तक वो पहुंचता है, इतनी क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है, इसके फॉर्मूलेज ये सब चीज़ें उसमें यूज़ की जाती है। तो मैग्नेट्स मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सब करने के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया से मैग्नेट्स मिले। अभी मैग्नेट्स मिले, वो मैग्नेट्स यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, जिसका यूज़ करके वो मोटर और फिर शाफ्ट 64 के स्पीड तक पहुंच जाएंगे। तो उनको मैग्नेट्स मिले एट द एंड। उसके बाद आपको लगेगा बियरिंग्स। बियरिंग्स मतलब जिसके ऊपर आपका शाफ्ट लगेगा, मोटर उसके ऊपर शाफ्ट लगेगा, तो शाफ्ट 64K पे घूमेगा, तो उसको बियरिंग्स लगेंगे। वो नॉर्मल बियरिंग्स तो लगेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो स्पीड जो है वो काफ़ी ह्यूमंगस स्पीड है, तो ऑब्वियसली आपको बियरिंग्स भी उसी लेवल के प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन के लगेंगे। तो वो बनाने वाली कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी क्लासिफाइड है, तो वो उनको मिला। लेकिन उसके ऊपर डॉट्स जो होते हैं, बियरिंग्स के ऊपर डॉट्स है, एक पैटर्न है डॉट्स का। वो डॉट्स क्यों है बियरिंग्स के ऊपर? क्योंकि उसमें जाके ऑयल बैठेगा, जिससे कि फ्रिक्शन कम होगा और फिर 64K तक के स्पीड को अचीव किया जाएगा। तो बियरिंग्स मिला, लेकिन उनको वो डॉट्स नहीं मिले थे। वो इतना क्लासिफाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंट्स ऑन दैट बियरिंग, वो इतना क्लासिफाइड प्रिंट्स है। तो फिर से एक बार ब्रूनो स्टेमलर को बुलाया गया। ब्रूनो स्टेमलर ने जर्मनी से मैन से वो मैनेज किया वो डॉट प्रिंट्स, और फिर इनके हाथ में दे दिया। तो उनको ये डॉट्स प्रिंट बियरिंग्स सब मिल गए। अभी उसके आगे उनको ऑयल चाहिए था। तो ऑयल, उनको ऑयल मतलब क्या, जो बियरिंग्स के साथ यूज़ किया जाएगा वो ऑयल इतना फॉर्मूला उसका इतना क्लासिफाइड है कि वो कहीं भी मार्केट में नहीं मिलता है उनको। लेकिन ऑयल मिला, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं मिला। अभी आप बोलोगे ऑयल तो मिला ना कम से कम, नहीं, ऐसा नहीं है। 40 या 50 बैरल ऑयल उनको मिला था ब्लैक मार्केट से, लेकिन जब वो 40-50 ऑयल ख़त्म हो जाएगा बैरल का ऑयल, तो फिर से आपको ब्लैक मार्केट में जाना पड़ेगा। और ब्लैक मार्केट नॉर्मली इन चीज़ों का बहुत सारी CIA लाइक ऑर्गेनाइजेशन, मोसाद लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मॉनिटर करती रहती है। तो हमेशा जब भी ऑयल ख़त्म होगा जाना पड़ेगा। और वो ऑयल स्पेशलाइज्ड है क्योंकि वो जीरो फ्रिक्शन 64K तक के घूमने वाले बेयरिंग्स को सपोर्ट करने वाला ऑयल है। फिर से क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी। तो एट द एंड उनको ये भी मिल गया। अभी बस एक चीज़ बची थी, वो थी लेथ मशीन, CNC मशीन्स, लेथ मशीन्स। अभी जो आपने मार्जिंग 350 मंगाया है स्टील, ये हार्डेस्ट फॉर्म में है, तो इसको आप नॉर्मली कट नहीं कर पाओगे। उसको आपको कार्व करके उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज को आपको बनाना पड़ेगा, एक ट्यूब बनाना पड़ेगा स्टील का। तो उसको कट करने के लिए, उसको कार्व करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए आपको क्या लगेगा, लेथ मशीन्स लगेंगे, जो नॉर्मल नहीं बनते हैं। तो वो बनते हैं बस स्विस में ही, क्योंकि स्टील का हार्डेस्ट फॉर्म है स्टील 350, मार्जिंग स्टील 350, वो स्विस में मिलते हैं। फिर उनको ही ऐसे ही झूठ बोल के बहुत सारे पैसे दे के 7 मशीन, लेथ मशीन उनको स्विस से मिले। ये करते करते 3 साल गुजर गए। 3 सालों में पूरा टेक्नोलॉजी जो चाहिए पूरा मिल गया। उसके बाद 2 साल डॉक्टर मेहंदी ने बहुत सारा काम किया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, 2 साल, और फिर सेंट्रीफ्यूज का एक प्रोटोटाइप उसने फाइनली बना दिया। बहुत हैप्पी थे सब लोग। सद्दाम को बुलाया गया
और फिर उसके सामने इसका टेस्ट किया गया सद्दाम के सामने। हर कोई दूर डिस्टेंस पे खड़ा था। प्रोग्राम शुरू किया गया। 5K तक मोटर्स गई, 10K तक मोटर्स गई, 20K तक मोटर्स गई, 30K तक मोटर्स गई, 40K तक मोटर्स गई, 50K, 60K और ब्लास्ट हो गया। पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूज का पूरा कैस्केड हवा में उड़ गया। किसी को कुछ नहीं समझा। दे डिड एवरीथिंग राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो फिर से एक बार ब्रूनो स्टेमलर को बुलाया गया। ब्रूनो स्टेमलर के एनालिसिस के हिसाब से जो मैनेजिंग स्टील 350 है वो ये प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को मैनेजिंग स्टील 350 से भी ऊपर जो हार्डेस्ट रहेगा चीज़ वो लगेगा। तो वो क्या? तो वो लगेगा आपको कार्बन फाइबर। तो ये कार्बन फाइबर से बने हुए सेंट्रीफ्यूज का डिज़ाइन कौन बना के देगा? तो ब्रूनो स्टेमलर ने और ज़्यादा पैसे लेने के बाद उनको इन्फॉर्म किया कि वो आपको मिलेगा। जर्मनी में उसका कलीग है जो मैन में ही काम करता था, अभी वो रिटायर हो चुका है। उसने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। उसके पास वो पूरे सैंपल्स, उसके पास वो पूरा टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट्स उसके अवेलेबल है। तो उसका नाम था शाब। शाब को कांटेक्ट किया गया, उसको काफ़ी सारे पैसे दिए गए। उसने फिर ये नॉलेज ट्रांसफ़र किया। उसने यहाँ पे आके कार्बन फाइबर से सेंट्रीफ्यूज बनाने का पूरी टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र की। सेंट्रीफ्यूज बने और फाइनली सेंट्रीफ्यूज कैस्केड पूरा बन गया एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। बैकग्राउंड में तब तक सद्दाम ईरान से हार चुका था। उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके थे। उसको $280 बिलियन चाहिए थे, जैसे हमने बात किया। कुवैत उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा था। आउट ऑफ डेस्परेशन उसने कुवैत के ऊपर अटैक किया। कुवैत के ऊपर अटैक करने के बाद पूरे दुनिया को समझ गया कि सद्दाम कितना डेंजरस इंसान है। और अगर इस इंसान के हाथ में WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगर गए तो फिर ये कहर ढा देगा। सद्दाम को कुवैत से हटाने के लिए बगदाद के ऊपर बमबारी अमेरिकन फाइटर प्लेस ने शुरू की। हर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब डाले गए जो बिल्डिंग गवर्नमेंट की है। उसमें सेंट्रीफ्यूज का बिल्डिंग भी आ गया। तो उसको बचाने के लिए सेंट्रीफ्यूज को डॉक्टर मेहंदी को ऑर्डर मिला, सब कुछ डिसअसेंबल कर दो। पूरा डिसअसेंबली किया गया। कार्बन फाइबर फ्रेम जो बनाए गए, सेंट्रीफ्यूज जो बनाए गए, मैग्नेट जो लाए गए, ब्लूप्रिंट जो बनाए गए, सब कुछ बियरिंग्स, उसके ऑयल, उसके ब्लूप्रिंट्स, फुटप्रिंट, सब कुछ डिसअसेंबल किया गया। और वो बगदाद के बाहर लिटरली एक रेगिस्तान में खोद के उसके नीचे उसको छुपाया गया। मतलब सद्दाम की एक गलती की वजह से अगर वो कुवैत से टाइम पे एग्जिट करता, सही समय में एग्जिट करता, तो मुझे लगता है कि सद्दाम मिडल ईस्ट का पहला शासक होता जिसके पास एटम बम होता। वो इतना क्लोज था WMD बनाने के। तो अभी वो उसने बरी कर दिया पूरी तरह से। अभी वो जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। बाय एक्सपेक्टिंग कि कभी तो ये US के सैंक्शन सब निकल जाएंगे, दुनिया की नज़रों से मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा, उसके बाद फिर से ये सब निकालूंगा और काम करना शुरू करूंगा। लेकिन उसमें सद्दाम का एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ सद्दाम के साथ। उसकी चहेती बेटी रगाद, उसका हस्बैंड हुसैन कामिल उसका नाम, ये हुसैन कामिल का और सद्दाम का लड़का उदय, ये दोनों के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहता था कि सद्दाम के बाद कौन रूल करेगा, उदय करेगा कि हुसैन कामिल करेगा। ये हमेशा वॉर चलता रहता था। एक बार उदय ने उसके ऊपर अटैक किया। उससे डर के फिर वो ये छोड़ के अपने पूरे इराक को छोड़ के हुसैन कामिल भाग गया जॉर्डन में जाके डायरेक्टली वो UN इंस्पेक्टर से मिला और उनको बोला कि सद्दाम के पास WMD वेपन्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे है, लेकिन मेरी ये कंडीशन रहेगी कि मुझे आप अलाइड फोर्सेस इराक के ऊपर अटैक करो, सद्दाम को हटाओ और मेरे को शासक बनाओ, फिर मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वो देगा। सद्दाम को जैसे ही ये पता चला, उसको समझ में आ गया कि हाथ से समय छूटते जा रहा है और अभी WMD प्रोग्राम वो बचा नहीं सकता। उसने खुद फिर UN इंस्पेक्टर्स के लिए इराक के डोर्स ओपन किए। UN इंस्पेक्टर्स आए, US से पब्लिक आई और फ्रांस से पब्लिक आई। हर जगह से जो बंदा जिनके पास, जिसको हम लोग अलाइड फोर्सेस बोलते हैं, वो अलाइड फोर्सेस के हर कंट्री से लोग आए, स्पेशली UN इंस्पेक्टर्स। UN इंस्पेक्टर के सामने उसने खुद दिखाया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये छिपाया हुआ है, पूरा सेंट्रीफ्यूजेस वहाँ पे है, मैग्नेट्स वहाँ पे है, फुटप्रिंट्स वहाँ पे है, ब्लूप्रिंट्स वहाँ पे है, आप सब कुछ लेके सील करके जा सकते हो। UN हक्का बक्का रह गया।
यूएन ने फिर वो पूरा तरह से सील कर दिया और ये सब इराक के बाहर लेके गए। मतलब क्या क्या लेके गए? मैग्नेट जैसे बात किया हम लोगों ने, उसके बाद कार्बन फाइबर जो था वो, बेरिंग्स, ऑयल्स, फुटप्रिंट्स, ये सब लोग यहाँ से वो इराक से बाहर लेके गए। तो मतलब सद्दाम ने खुद अपना WMD प्रोग्राम यूएन के हाथ में दे दिया था कि ये मैं कर रहा था, अभी इसके आगे मैं नहीं करूँगा, ये आपकी सब चीज़ें आप सील करके लेके आओ। इसका मतलब ये सब हुआ 1991 में। इसका मतलब 1991 के बाद सद्दाम के पास कभी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी भी नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 2003, एरिक सुबह से यही सोच रहा था, उसके मन में मोहम्मद खुदियार ने डाला हुआ एक वाक्य घूम रहा था कि एरिक, तुम मोहम्मद इब्राहिम के काफ़ी नज़दीक हो लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। एरिक वही चीज़ घुमा के उसको रीएनालाइज कर रहा था, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, कि एरिक तुम मोहम्मद इब्राहिम की काफ़ी नज़दीक हो लेकिन तुम उसको ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। एरिक अपने सुबह से उठ के नॉर्मल जो चीज़ें हैं, रूटीन है उसके लाइफ का, वो फॉलो कर रहा था लेकिन मन में बस यही चल रहा था, एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हो। एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन ठीक से उसे देख नहीं पा रहे हो। एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम ठीक से उसे देख नहीं पा रहे हो। एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए एरिक को कुछ तो स्ट्राइक हुआ। एरिक बहुत नज़दीक हो तुम मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। अपने टेंट से बाहर निकला, भागते हुए कैंप की तरफ चिल्लाते हुए गया, एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। भागते हुए गया, कैंप के अंदर गया, कैंप से इंट्रोगेशन रूम के अंदर गया, दरवाज़ा ढकल के अंदर गया। मोहम्मद खुदियार के साथ 3 और बंदे पकड़े गए थे, उनमें से 3 बंदों को उसने निकाला, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, उनके चेहरे अभी भी ढके हुए थे। एरिक जोर जोर से चल रहा है, एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। एरिक की हालत देखकर उसका टेंट से निकलना, भागते हुए, बड़बड़ाते हुए, चिल्लाते हुए कैंप के अंदर जाना, कैंप से इंट्रोगेशन रूम के अंदर जाना, वहाँ से दरवाज़ा ढकाल के हुए अंदर जाना, उन लोगों के पास जाना, और ये सब देख के पूरा कैंप हड़बड़ा गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सील्स जो होते हैं, अमेरिकन सील्स, वो इसीलिए बने होते हैं, उनको बस ये चीज़ उन्होंने भाप ली कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। एरिक भाग रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-3 सील उसमें से जो है उन्होंने अपना एनर्जी इकट्ठा किया और एरिक के पीछे लोडेड गन्स लेके भागे कि एरिक को शायद की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके पीछे एरिक आगे भाग रहा है, पीछे 2-3 सील्स भाग रहे हैं। सील्स को देख के बाकी जो टीम्स है वो भी हड़बड़ा गई, पूरा कैंप हड़बड़ा गया। आगे एरिक है, पीछे सील्स है, गन्स लेके उसके पीछे पूरे कैंप के बाकी एम्प्लॉयज़ भाग रहे। अंदर गए, एरिक अंदर गया। एरिक वैसे अभी भी चिल्ला रहा है कि एरिक तुम बहुत ही नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। एक का मास्क निकाला, दूसरे का मास्क निकाला, तीसरे का मास्क निकाला। तब तक सील्स वहाँ पे पहुंचे, लोडेड गन्स लेके तीनों की तरफ देख के उन्होंने सर्कल कर दिया एरिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। एरिक ने एक का मास्क निकाला, दूसरे का, तीसरे का, पहले की तरफ देखा, दूसरे की तरफ देखा, तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम ठीक से उसे देख नहीं पा रहे हो। दूसरा बंदा, तीसरा, फिर से पहला, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा। एरिक की तरफ हर कोई देख रहा है। एरिक के बाद एक नज़र वो तीनों के ऊपर डाल रहे हैं, फिर एरिक के ऊपर डाल रहे हैं। एरिक कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है, कुछ तो उसके मन में चल रहा है। एरिक तुम बहुत नज़दीक हो मोहम्मद इब्राहिम के लेकिन तुम उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हो। 1 2 3 3 2 1 ऐसे करते रहा। बीच में वाले बंदे की तरफ उसने रोका, अपने श्वास को रोकते हुए बोला, तुम हो मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लित। ये सुनते ही जैसे हर किसी को सांप सूंघ गया। देयर वॉज अ डेड साइलेंस इन द एंटायर रूम। जो सील्स है, जो सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किए गए हैं, उनके लिए भी एक काइंड ऑफ आघात था। दिस इज समथिंग न्यू। एरिक शांत था, सामने वाला बंदा शांत था। सील्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक डेड साइलेंस है और ये डेड साइलेंस को चीरते हुए वह सामने वाला इंसान बोला, हाँ मैं मोहम्मद इब्राहिम हूँ
और तुम हो मिस्टर एरिक जो हमेशा ब्लू शर्ट पहनता है। अरे तुम्हारे नाम के ऊपर मैंने 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स का इनाम घोषित किया है, जो तुम्हें मारेगा उसको मैं 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स दूंगा, ये मैंने अनाउंसमेंट किया है लास्ट वीक। ये सुन के जैसे मतलब डेड साइलेंस के बाद जो वैक्यूम आता है ना पूरी तरह से, जैसे दुनिया 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है, हैंग हो जाता है सब कुछ, किसी को क्या रिएक्शन दे यही समझ में नहीं आ रहा था। एरिक देख रहा है मोहम्मद इब्राहिम की तरफ, मोहम्मद इब्राहिम देख रहा है एरिक की तरफ, सील्स देख रहे एक बार इब्राहिम की तरफ, एक बार देख रहे एरिक की तरफ। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रिएक्शन दे। इसमें एक बंदा लिखता है वहाँ पे, जो सील्स था, उसने लिखा है कमेंट में कि उस 5 मिनट के मोमेंट में ऐसे लग रहा था जैसे कि फ्रीज हो चुके हैं ये दोनों, ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज हो चुका है। हम लोग काफ़ी टेंस थे। Everyone who was around those 4 people everyone was tense like hell, but there were only 2 people were very comfortable and very much relaxed. वो था सामने वाला मोहम्मद इब्राहिम और दूसरा था एरिक। ये दो बंदे एक दूसरे को देख रहे हैं। वो आगे लिखता है कि हम लोग सब टेंस थे, लेकिन मैं जब इन दोनों की आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं। वही होता है, स्वाभाविक है, जब दो शिकारी जो अपने स्किल सेट में एक्सलेंट काम कर रहे हैं, जो उन चीज़ों में अच्छे हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो लोग बलदंड है, ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो और कुछ नहीं होता है, तो बस एडमायरेशन ही होता है। तो ये जो 2 बंदे शिकारी एक दूसरे के सामने आए, उसके बाद एरिक और मोहम्मद इब्राहिम दोनों रिलैक्स हो गए। 5 मिनट के बाद साइलेंस तोड़ते हुए एक एरिक ने अपनी थॉट प्रोसेस को इकट्ठा किया, भागते हुए बाहर गया। जो मोहम्मद इब्राहिम का लड़का पकड़ा गया था मुस्लित को लेके आया, मुस्लित को दिखाया कि यही तुम्हारे पिताजी है क्या। मुस्लित ने एक्नॉलेज किया और एरिक पीछे मुड़कर कमांडर की तरफ देखकर बोलता है कि फाइनली मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लित पकड़ा गया। इतिहास ही बदल गया था। अमेरिकन के ऊपर इतना प्रलयकारी हानिकारक अटैक आज तक किसी ने नहीं किया था। लोग पूरी तरह से पागल हो चुके थे। बहुत लोगों ने अपने प्रियजन खोए थे, लोग रास्ते पे आ गए थे, लोग बदला चाहते थे, लोगों में आक्रोश था, लोगों में आतंक था। लोग चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए जिससे कि अमेरिकन के ऊपर 9/11 दोबारा ना हो। एरिक जैसे बंदे जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाए हुए हैं, वो चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करे, अपने देश को हेल्प करे, जिससे कि दुनिया में फिर से कभी यूएसए के ऊपर 9/11 अटैक करने के कोई सोचे भी नहीं। लोगों में आक्रोश था, बुश के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। जो यूएसए के सुपर पावर होने का जो घमंड था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। बुश के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। एज अ प्रेसिडेंट उसको बहुत कुछ करना, अभी देखना, उसको बहुत कुछ उत्तर देने पड़ रहे थे। मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ था। यूएस का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पागल हो चुका था, क्योंकि यूएस की जो श्रेष्ठता है उस श्रेष्ठता को ही हाथ में लेके किसी ने पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। यूएसए इससे वे आउट चाहता था और इसी में से एक षड्यंत्र सामने आता है कि इराक के ऊपर अटैक किया जाए और ये ऐसा दिखाया जाए कि इराक के पास WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसा दिखा के ये किया जाए। अभी जो अमेरिकन नागरिक है भावुक ज़रूर है, लेकिन वो लोग मूर्ख नहीं है। तो उन लोगों को आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ देने पड़ेंगे, जिससे कि उन लोगों को ये लगे कि अमेरिका के पास वो नैतिक अधिकार है, अमेरिका का अटैक करना जायज़ है। ऐसा उनको फील देना पड़ेगा, तभी जाके US कांग्रेस में, UN से लोगों में इसके लिए सहानुभूति तैयार हो।
तो उसके लिए काम शुरू किया गया, यूएन इंस्पेक्टर्स को भेजा गया इराक में। सद्दाम ने भी धोखा पहचान लिया था, हवा का रुख पलट गया है ये उसने पहचान लिया था। उसने समझ गया था कि अभी मैं अगर यहाँ पे एग्रेशन दिखाऊंगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ये उसने पहचान लिया था। उसने भी अपने डोर्स यूएन इंस्पेक्टर्स के लिए पूरी तरह से खोल दिए, अमेरिकन के लिए खोल दिए, अलाइड फोर्सेस के लिए खोल दिए। आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो आप सब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आपको जिस साइट का, जिस डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए वो आपको मिलेगा। ये सद्दाम ने खुद किया, लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा था। उसके पास WMD वेपन्स अभी भी है, ऐसा ही हर कोई बोल रहा था। दो वो हर साइट पे जा रहे थे WMD वेपन ढूंढने के लिए, लेकिन उनके हाथ खाली थे। लेकिन वो अभी भी सुनना नहीं चाह रहे थे कि सद्दाम के पास WMD वेपन्स नहीं है। सद्दाम ने इनफैक्ट हम लोगों ने देखा है कि 1991 में खुद के ऑर्डर से खुद ही WMD का पूरा वेपन्स का प्रोग्राम यूएन इंस्पेक्टर्स के हाथों में दे दिया था। ब्लूप्रिंट से लेके सभी उसके कंपोनेंट्स को लेके सब कुछ यूएन इंस्पेक्टर्स के हाथ में दिया था। यूएन इंस्पेक्टर्स ने वह एक्नॉलेज भी किया था कि हाँ, सद्दाम के पास का WMD प्रोग्राम सील हो चुका है, सीज हो चुका है, फ्रोजन हो चुका है। तब भी अभी कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। सद्दाम ने फिर डॉक्टर मेहंदी को आगे किया। डॉक्टर मेहंदी ने फिर यूएन इंस्पेक्टर के सामने उसका इंट्रोगेशन किया गया, उसका रिकॉर्डिंग किया गया, यूएन इंस्पेक्टर्स को दिखाया गया। यूएन इंस्पेक्टर ने फिर पूरे यूएन काउंसिल को दिखाया, अलाइड फोर्सेस को दिखाया। इंटरव्यू बहुत सिंपल हुआ था कि WMD वेपन्स आपके कहाँ पे है। तो डॉक्टर मेहंदी ने बोला था कि 1991 में ही आपको पता है कि हम लोगों ने सब कुछ सबमिट किया था। वी डोंट हैव एनी एक्टिव WMD एक्टिव प्रोग्राम, वी डोंट हैव एनी एक्टिव प्रोग्राम, यू नो दैट वेरी वेल। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसी में समाचार आता है, या फिर वो प्लांट किया गया था, उसी में समाचार आता है कि एक साइड से मैराजिंग स्टील 350 के ट्यूब्स पाए गए हैं। और मैराजिंग 350 ट्यूब्स आपको याद रहेगा तो सेंट्रीफ्यूज का जो लेयर है, सेंट्रीफ्यूज बेसिकली बनाया जाता है ये आवरण से, स्टील के आवरण से। तो वो वही ट्यूब्स है जिससे सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम आप लीड कर रहे हो, ऐसा माना गया। और सद्दाम के पास अभी भी WMD वेपन्स का प्रोग्राम एक्टिव है, ऐसा कंसिडर किया। डॉक्टर मेहंदी बोलता रहा कि 1991 में ही सर हम लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन स्टील वो प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा था, उसका ब्लास्ट हो रहा था, इसलिए हम लोग 1991 में ही कार्बन फाइबर में शिफ्ट हो चुके थे। वही कार्बन फाइबर के फ्रेम्स हम लोग आपको ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। दीज आर जस्ट लाइंग देयर, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन अमेरिकन को जो चाहिए था वो कारण उनको मिल गया था। यही कारण फिर जनरल कॉलिन पावेल ने यूएन में प्रेजेंटेशन दिया, उसमें यही 350 स्टील का, मैराजिंग स्टील 350 का उपयोग किया गया। उसी के ऊपर काफ़ी ये किया गया, प्रेशराइज किया गया कि देखो सद्दाम के पास अभी WMD वेपन्स का प्रोग्राम है। दुनिया को अनाउंस किया गया कि वेपन्स तो है, इसका प्रूफ है, ये स्टील ट्यूब्स आप देख सकते हो। और इसका एक ही, अभी इस चीज़ में एक ही हो सकता है, दुनिया में शांति चाहिए, उस प्रदेश में शांति चाहिए, दूसरा 9/11 ना हो, दूसरा 26/11 ना हो, दूसरा बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक ना हो। तो शांति प्रस्तावित करने के लिए ये युद्ध होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया ने वो समझ लिया, फिर उसके ऊपर अटैक किया गया। सद्दाम ने अभी ढपाप लिया था कि हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया है। ये जो इराकी है, इराकी पब्लिक भी उसको साथ ना देते हुए उन्होंने अपना साइड चेंज किया है। वो अभी US को सपोर्ट कर रहे हैं। सद्दाम समझ गया था कि उसकी आयरन ग्रिप जो है वो अभी लूज हो चुकी है, अभी अंत उसको नज़दीक दिख रहा था। उसने फिर अपने वाइफ को, अपने पत्नी को और अपनी 2 उसकी चहेती बेटी उसमें से एक रगाद, इन दोनों को बुलाया, उनको ढेर सारा पैसा दिया, लाखों अमेरिकन डॉलर्स दिए, सोना दिया। उनको पहले सीरिया भेजा, सीरिया से फिर जॉर्डन भेजा, वहाँ पे उनको सेटल करवाया। फिर उसने अपने 2 बच्चों को बुलाया, उदय और कुशी, इन दोनों को बुलाया और उनको बोला कि आप लोगों को तो कोई भी कंट्री आसरा नहीं देगा। तो उनको काफ़ी सारे पैसे दिए गए, वेपन्स दिए गए, कुछ सैनिक उनके साथ सोल्जर्स दिए गए और बोला बच्चों एंड तक लड़ना। उसके बाद बच्चों को अलविदा कहकर सद्दाम अपने महल में वापस आया। ऊपर से आग बरस रही थी। F-15, F-16, F-22 प्लेन जो थे वो आग बरसा रहे थे। पूरा पैलेस हिल रहा था। सद्दाम एक जगह पे बैठा, वहीं पे मोहम्मद इब्राहिम एंट्री करता है। मोहम्मद इब्राहिम बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट इट्स टाइम टू गो, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। सद्दाम बोलता है 2 मिनट दो। अपने चेयर पे बैठता है, जिससे वो अपना दरबार भराता था, वो चेयर पे वो बैठता है। वो चेयर पे बैठ के उसके सामने पूरा महल हिल रहा होता है। उसका पोर्ट्रेट उसका सामने होता है, बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट उसने बना के लिया था। वो पोर्ट्रेट उसके सामने होता है, वो उसको बस देखते रहता है। आसमां अभी भी आग बरसा रहा है। तब मैं सोचता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। एक इंसान, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, पिक्चर अपने सामने लाइए। एक इंसान, एक स्लम एरिया में पैदा हुआ बच्चा,
जिसको खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा था, दुनिया उसको कौन सद्दाम पहचानती भी नहीं थी, वहाँ से बंदा वो महासत्ताधीश होता है, एक शासक बनता है, तानाशाह बनता है, एक देश का राजा बनता है, लाखों लोगों की जान जिसके हाथ में आ जाती है, पावर का, सत्ता का कंसंट्रेशन उसके हाथ में हो जाता है, दुनिया कहीं कहीं विशेषण से उसको पहचानती है, कहीं लोग उसको उद्धार करने वाले बोलते हैं तो कहीं लोग उसको बुचर ऑफ इराक बोलते हैं। लाखों लोगों की जान इसने ली। जब उसने पीछे मुड़ के देखा होगा अपनी लाइफ के ऊपर, उस मोमेंट के ऊपर, तो वो क्या सोच रहा होगा। जब उसने अपने दोनों बेटों को अलविदा किया होगा तो उसने उनकी भविष्यवाणी भी भाप ली होगी कि ये दो बच्चों के जो मैं देख रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल टाइम आई एम लुकिंग एट देम। आई डोंट नो कि उसके बाद कभी भी ये दोनों बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इनको कभी भी देख भी पाऊंगा। ये मेरे दो बच्चे, इनको कोई भी आसरा नहीं देगा, कोई भी देश उनको असलम नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सद्दाम के हर क्राइम में वो उसके साथ इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट उसने ये भी भाप लिया होगा कि अमेरिकन सोल्जर्स अभी इन मेरे दो बच्चों को, चहते बच्चों को, अभी कुत्तों की तरह भगा के इनको मारेंगे, एक एनिमल्स की, जानवरों की मौत वो लोग मरेंगे। ये सब उसके मन में आया होगा जब आसमां आग बरसा रहा होगा, जब आवाज़ आ रहे होंगे, जाने का टाइम आया होगा, तो महल में बैठकर अपनी कुर्सी के ऊपर जब वो सब ये सोच रहा होगा पीछे मुड़कर, तो उसके मन में क्या आ रहा होगा, उसके मन में क्या फीलिंग्स होंगी, उस भावनाओं को उसने कैसे कंट्रोल किया होगा। मोहम्मद इब्राहिम फिर से अंदर आता है, मिस्टर प्रेसिडेंट वी हैव टू गो। सद्दाम उठता है, अपने को खुद को कार में ढकेलता है। मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लिद और उसके बाकी के अल मुस्लिद क्लैन के वंश के लोग, उसके बॉडीगार्ड जो हम लोगों ने बात की है, वो लोग उसको एक अनजान जगह पे लेके जाते हैं। Ladies and gentlemen, we got him. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति
जो हम लोग कंट्रीज देख रहे हैं, लीबिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब कंट्रीज ये पहले नहीं थे। 90s के स्टार्टिंग तक ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। ओटोमन एम्पायर मतलब टर्की का एक एम्पायर, ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर रूल करता था। ये इसका पड़ाव ये सब लोकल लोग और अलाइड फोर्सेस, मैं जब बोलता हूँ अलाइड फोर्सेस मतलब सभी ये यूके, यूए, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ ने मिलके जो अलाइड फोर्सेस बनाई, इन सब अलाइड फोर्सेस और लोकल लोगों ने मिलके ये ओटोमन एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका पड़ाव किया। और अगर आपको ये सब समझना है कि किस तरह से पड़ाव किया गया और ये पड़ाव करने के बाद एक्चुअली ये सब कंट्रीज़ बने, जो कि आज हम लोग बोलते हैं लीबिया है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, उसके बाद मोरक्को है, जॉर्डन है, उसके बाद यूएई है, ये दुबई वगैरह, ये सब कंट्रीज उसके बाद बने, जो सब पहले ओटोमन एम्पायर का एक ही हिस्सा हुआ करते थे। तो अगर आपको यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे इस सिचुएशन तक, अगर ये समझना है आपको, तो एक मूवी है लॉरेंस ऑफ अरेबिया बोल के, अमेजिंग मूवी है, अफलातुन मूवी है, यू हैव टू वॉच इट, मे बी यू विल गेट इट ऑन द यूट्यूब। ऑल राइट, तो उसका पड़ाव करने के बाद ये सब कंट्रीज बने। इराक तो था ही नहीं उस टाइम, अभी वहाँ उस लेवल तक इराक नहीं था। इराक और कुवैत का जो एक पट्टा है उसको अभी भी कंसिडर किया जाता था, और वो एक कॉलोनी थी यूके की। और सीरिया जो था वो अलग कंट्री बना, वहाँ पे किंग फैजल बोल के एक भला इंसान था, उसको किंग बना दिया गया, मोनार्की का एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हुआ। फिर लीबिया वगैरह हर कंट्री में उधर उधर के मोनार्कीज लाइक यूएई, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में अल सऊद फैमिली ने आगे जाके कंटिन्यू किया। इस तरह से मोनार्की शुरू हो गई हर जगह पे। ऑलराइट, तो इराक जो था वो अभी भी यूके की कॉलोनी हुआ करती थी, तो यूके के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होता था। तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइड एंड रूल वाला फैसला हमेशा यूज़ करते हैं यूके वाले, उन्होंने वही किया। किंग फैजल को, मतलब उन्हीं के पार्ट, उसी समाज के पार्ट के एक बंदे को राजा बना दिया, वो है किंग फैजल। सीरिया का था, उसको इराक भी उसके साथ जोड़ दिया गया और किंग फैजल रूल करना शुरू कर दिया। भला इंसान था, उसके व्यूज़ भी काफ़ी ओपन थे। इवन वो ज्यूज़ लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं इजराइल, वो लैंड को भी, वो कॉज को भी वो सपोर्ट करता था काइंड ऑफ। तो उस तरह से भला इंसान था। उसकी नेचुरल डेथ के बाद उसका बेटा, अकेला बेटा किंग गाजी, मतलब वो गाजी किंग बन गया। अब ये किंग गाजी जो था इराक का रूलर, और ये जब बना उसके बाद फिर इराक को एक्चुअली जिसको नेशनल आइडेंटिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थीम सॉन्ग होना, उसके बाद नेशनल एंथम होना, फ्लैग होना, एक सेपरेट देश एज एन आइडेंटिटी, किंग फैजल के कार्यकाल में उसको बोला। किंग फैजल के डेथ के बाद उसका बेटा बना किंग गाजी। किंग गाजी हमेशा चाहता था, जो कुवैत जो इराक के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, वो सेपरेट कंट्री बन चुका था, वहाँ पे सेपरेट मोनार्की थी, तो ये हमेशा चाहता था कि इराक और कुवैत एक साथ आए। उसके लिए काफ़ी प्रयत्न उसने किए, लेकिन एंड तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। किंग गाजी, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अभी एक्चुअली उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उसके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम है नूरी अल सईद, ये नूरी अल सईद ने उसका खून किया था कार एक्सीडेंट में। तो वो हो गया। किंग गाजी के अचानक जाने से उसका अंडर एज लड़का किंग फैजल 2 जो अंडर एज था वो किंग बन गया। ऑब्वियसली अंडर एज था, उसके अंकल ये सब संभाल रहे थे जब तक वो बड़ा हो, लेकिन अंडर एज होने के कारण पूरी अराजकता हो गई। उसके पूरे कार्यकाल में, किंग फैजल 2 के पूरे कार्यकाल में अराजकता ही भरी है। कभी भी उसको पीस ऑफ माइंड जिसको बोला जाता है, कभी भी उसको वो नहीं मिला। एक स्टेबिलिटी जिसको बोला जाता है वो पूरे प्रदेश में, इराक में, वो कभी भी उसको नहीं मिली। उसके बाद उसी के जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो अंडर एज होने का फ़ायदा उठाते थे, वो काफ़ी पावरफुल होने लगे थे, काफ़ी पावरफुल हुए वो लोग। और इसी की परिणति ऐसी हुई कि उसी का एक कमांडर, उसी का एक जनरल आर्मी का, अब्दुल करीम कासिम, कुछ याद आया? कासिम, ये कासिम ने मिलिट्री कूप किया किंग के घर पे, मतलब किंग फैजल 2 के घर पे, उसके पैलेस के ऊपर। उसको किंग फैजल 2 को नीचे बुलाया गया, उसके साथ उसके क्वीन को, मतलब उसकी पत्नी को नीचे बुलाया गया जो कि प्रेग्नेंट थी। उनके 2 बच्चे, छोटे 2 बच्चों को नीचे बुलाया गया। आई गेस दे वर हार्डली 4 और 5 years old अराउंड दैट टाइम। बच्चे को नीचे बुलाया गया, उसके अंकल, उसकी आंटी, उनके बच्चे, उसके बाद उसकी सिस्टर, उसके बच्चे, अनफॉर्चुनेटली सिस्टर वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उसके 2 बच्चे,
उसके बाद जो भी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड था दूर दूर तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल गार्डनर वो पैलेस का, उसके बाद कुक, सर्वेंट्स, जो पूरा स्टाफ था रॉयल फैमिली का, सबको नीचे बुलाया गया। कम से कम 30 या 40 बंदों का स्टाफ बना, और ये सब रॉयल फैमिली, इन सबको पैलेस के बाहर गार्डन में बुलाया गया बाहर मिलिट्री कुप के बाद, और उनको वॉल फेस करने के लिए बोला गया। और वॉल फेस करने के बाद मशीन गन से इस कासिम ने सबको मार दिया। मोनार्की का वहां पे एंड होता है, और यहां से बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू होता है। तो ये कासिम उसी समय उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, मतलब कौन, नूरी अल सैद, जिसने किंग गाजी को खून करके मारा था, उसका भी उसी दरमियान खून कर देता है, उसको भी मार देता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट। नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, द कर्मा और द बटरफ्लाई इफेक्ट, इट कम्स बैक टू यू। कासिम शासक बना, इसी कासिम के ऊपर, अगर आपको याद होगा, इसी कासिम के ऊपर सद्दाम ने अटैक किया, लेकिन वो बचा। फॉर्चुनेटली वो बचा, अनफॉर्चुनेटली वो बचा। उसके बाद सद्दाम भाग के गया सीरिया में, 3 साल वहाँ पे रुका। 3 साल के बाद सद्दाम वापिस आया। क्यों वापिस आया? क्योंकि उस 3 साल के बाद ये अल बकर के जैसे लीडर्स, ये सब बाथ पार्टी के लीडर्स और कासिम के हाथ के नीचे काम करने वाले 4 आर्मी ऑफिसर्स को रिपोर्ट करने वाले, इन सब ने कासिम के खिलाफ मिलिट्री कूप किया, और वो मिलिट्री कूप करके उसका उसमें खून कर दिया, जिसको हम लोग गोलियों का बौछार बोलते हैं लिटरली। उस तरह से उसके पूरे शरीर को छन्नी कर दिया गया गोलियों से, और उसका नेशनल टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग किया गया, द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये था कासिम। कासिम एरा खत्म होने के बाद अल बकर आता है, अल बकर के बाद आता है सद्दाम। तो सद्दाम तक हम लोग पहुंचे हैं। आप क्या सोचते हो, सद्दाम कैसा इंसान था? सद्दाम के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, उसके पूरे जीवन का हम लोगों ने विश्लेषण किया यहाँ पे। आपको क्या लगता है, सद्दाम कैसा इंसान था? भला इंसान था, बुरा इंसान था, मॉन्स्टर था, सच में उद्धार करने वाला इंसान था, या फिर सच में राक्षस था? जो मीडिया ने, वेस्ट मीडिया ने जिसको नाम दिया है द बुचर ऑफ इराक, सच में बुचर ऑफ इराक था? सच में राक्षस था? अगर एक स्टेटमेंट में डिफाइन करना है कि सद्दाम क्या था, तो आप कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट में सद्दाम को डिफाइन आप नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बटरफ्लाई इफेक्ट सद्दाम का भी, सद्दाम को डिफाइन करने के लिए, वो क्या इंसान था, वो क्या प्रोडक्ट था, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग को थोड़ा वापस सद्दाम के जन्म कार्यकाल में जाना पड़ेगा। 1937 में एक बच्चा था जिसको हेडेक और वोमिटिंग का सेवर प्रॉब्लम शुरू हो गया था। कुछ गांव वाले भागते हुए एक जू के पास गए, क्योंकि उस टाइम पे अल तिक्रित एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। अल तिक्रित में वही एक जू था जिसके पास गाड़ी थी, रिच बंदा था। उसके पास गए बच्चे को लेके और बोला कि लोकल डॉक्टर ने बोला है कि इसको किसी भी हालत में बगदाद में के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी दीजिए। जू भला इंसान था, खुद ड्राइव करके वो बच्चे को गाड़ी में डाल के, उस बच्चे को माँ को साथ में लेके, जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे उसने नोटिस किया कि माँ कंटिन्यूसली रो रही है, क्योंकि बस 3 महीने पहले उसका शोहर की भी मौत हो चुकी है, उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी है, और अभी बच्चा जो है वो लास्ट की सांसें गिन रहा है। तो वो शोकाकुल थी पूरी तरह से, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसको गाड़ी में बिठाया गया। उसने और एक चीज़ नोटिस की कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो समझ सकता था फिर वो माँ का दुख, हस्बैंड मर चुका है, एक दूसरा बड़ा बेटा मरने वाला है, 8 महीने की कोख में और एक बच्चा है। वो समझ सकता था शोक, दुख, वो वियोग। बगदाद गए, बच्चे को एडमिट किया, लेकिन 2 घंटों में ही वो बड़े बच्चे की मौत हो गई। माँ फिर से शोकाकुल हुई, और माँ बस ये चिल्लाने लगी कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए। डॉक्टर ऑब्वियसली ये सब नहीं कर सकते। डॉक्टर ने डिनाई किया कि ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, वो बच्चे को जीने का अधिकार है, तो तुम्हें उसे पैदा करना ही पड़ेगा। ये सुन के वो बाहर निकली। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाले थे, वो गाड़ी से दूर जाके भागते हुए रास्ते पे गई। एक ट्रक आ रहा था, ट्रक के नीचे खुद को झोंक दिया। ट्रक वाले ने कैसे तो करके वो ट्रक रोका, वो बची। बच्चा भी जो कोख में था 8 महीने का, वो भी बचा। उसको पकड़ के गाड़ी में डाला। वो पूरे गाड़ी में यही चिल्ला रही थी कि इस बच्चे को मार दो, मैं मॉन्स्टर, मैं राक्षस पैदा करने वाली हूँ। कैसे तो करके अल तिक्रित वापिस लेके गए, उसको घर में डाला। जैसे ही उसको घर में छोड़ा, वो ऊपर गई
और वहाँ से स्टेयर्स से उसने खुद को झोंक दिया, बाय कंसिडरिंग कि स्टेयर्स पे जाने के बाद कोक का बच्चा, प्रेशर आएगा, मर जाएगा, खून बहने लगा, लेकिन बच्चा नहीं मरा। उसके बाद उसके होश खो चुके, उसकी एक्चुअली हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी, ताकत बहुत कम रह गई थी उस माँ के पास। वो बस सामने वाले बंदों को, जो बंदे उसके साथ थे, उनको प्रे कर रही थी कि कुछ भी करो, मैं इस बच्चे को मार नहीं पा रही हूँ, इस बच्चे को मारो। तो वहाँ के बंदों ने पूछा, जो आसपास थे, कि क्यों माँ ऐसे कर रही हो? तो माँ ने जवाब दिया, जब से ये बच्चा पैदा होने की कोशिश कर रहा है, तब से घर में 2 मौत हो चुकी है। एक, उसने खुद के बाप को खाया, जो बस 2 या 3 महीने मरा। अभी उसने उसके बड़े भाई को खाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लड़का ही पैदा होगा और ये राक्षस ही होगा। ये मेरी धारणा है, क्योंकि ये इंसान पूरे घर में बस अकेला मर्द जिंदा रहना चाहता है, दूसरा कोई मर्द घर में जिंदा ना रहे, ये अकेला जीना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मेरी धारणा है। ऑब्वियसली माँ उसको मार नहीं पाई। बच्चा 15 दिन में पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया सद्दाम। सद्दाम का अरेबियन में मतलब निकलता है द वन हु कन्फ्रंट्स, द वन हु फाइट्स, द वन हु स्ट्रगल्स। जो संघर्ष करता है, जो कन्फ्रंट करता है, वो है सद्दाम। तो हम लोग अभिमन्यु के बारे में बात करते हैं। अभिमन्यु अपने माँ के पेट से क्या सीख के आया था? हम लोगों ने सुना है महाभारत में कि अभिमन्यु अपनी माँ के कोख से ये सीख के आया था कि चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा जाए। सद्दाम भी तो उसी हिसाब से अपने माँ के कोख से एक ही चीज सीख के आया था, वो है कैसे जिंदा रहना है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मुझे कुचल दिया जाएगा। यही तो चीज वो सीख के आया था। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हर इंसान के अंदर कि मुझे जिंदा रहना है। सद्दाम ने, बोला जाता है कि लाखों लोगों को मारा। मानता हूं सद्दाम ने लाखों लोगों को मारा, लेकिन क्यों मारा? अगर आप पीछे देखोगे, पूरा उसका जो समाज है उस टाइम के, सद्दाम वॉज नथिंग बट, वो जो समाज था, वो जो समय था, उस समय का वो प्रोडक्ट था। ये मैं मानता हूँ। ये एक लाइन में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। सद्दाम ने ईरान के ऊपर अटैक करके लाखों लोगों को मारा। क्यों ईरान के ऊपर अटैक किया? जब उसके अस्तित्व को धोखा हुआ, तब उसने वॉर शुरू किया। सद्दाम ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, वहां पे भी लाखों लोग मरे। क्यों कुवैत के ऊपर अटैक किया? जब उसके ऊपर युद्ध थोपा गया, जब उसके अस्तित्व का सवाल आया, जब उसके शासन को थ्रेटन किया गया, जब उसके अस्तित्व को उसको ललकारा गया, जब उसको पता चला कि अगर मैं अभी नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा सामने वालों को, तो ये लोग मुझे मार देंगे, तभी उसने अटैक किया। अगर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है हर इंसान के अंदर। उसने वही इराकी लोगों को मारा, हर इराकी सामान्य नागरिकों को नहीं मारा। अब जाके उसकी हिस्ट्री पढ़िए, किसी भी सामान्य नागरिक को उसने नहीं मारा। उसने वही लोगों को मारा जो आगे जाकर सद्दाम के लिए प्रॉब्लम, सद्दाम के लिए अभी या फिर फ्यूचर में जाके सद्दाम के साथ वो सद्दाम को रिप्लेस कर सकते हैं, सद्दाम को मार सकते हैं। इन्हीं लोगों को उसने मारा। तो यही चीज़ तो अलेक्जेंडर ने की है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको बोलते हैं, उसने भी लाखों लोगों को मारा है। सद्दाम ने ईरान के ऊपर अटैक एक्सपांशन के लिए नहीं किया था। सद्दाम ने कुवैत के ऊपर अटैक एक्सपांशन के लिए नहीं किया था। उसको सऊदी अरेबिया नहीं चाहिए था। अपने इराक के राज्य को और बढ़ाना नहीं था। उसने जो भी अटैक्स किए, जितने भी लोग मारे, खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए मारे। यही तो अलेक्जेंडर, उसको तो हम लोग ग्रेट बोलते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर। वही तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वही तो चंगेज़ खान ने किया था। चंगेज़ खान के बारे में हम लोग की एक धारणा गलत है कि उसने इतने लोग मारे हैं। हाँ, ये सही है कि उसने लाखों लोग मारे। ऐसा बोला जाता है कि चंगेज़ खान ने इतने लोग मारे कि पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन बढ़ गया था। इतने लोग मारे उसने। लेकिन क्यों मारे? जब भी उसके अस्तित्व को धोखा हुआ, तभी उसने मारा। चंगेज़ खान इंडिया के बॉर्डर्स तक आया था, लेकिन इंडियन को उसने हाथ नहीं लगाया। इंडिया के ऊपर उसने अटैक नहीं किया। वो यहाँ पे सबसे रीच भूमि में आने के बाद भी वहाँ से वो वापस मंगोलिया गया, जहाँ पे कुछ नहीं उगता। 40-50 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर अभी भी वहाँ पे रहता है। ऐसे कंट्री में वो वापस गया। क्यों गया? इंडिया के ऊपर उसने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडियंस से उसको कोई भी धोखा महसूस नहीं हुआ। सद्दाम ने एग्जैक्टली वही किया। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और सद्दाम, मैं बोलूँगा, उस परिस्थितियों का, उस समय का एक प्रोडक्ट था। तो देवानांच ऋषीनांच गुरु कांचन सनिभम बुद्धिभूतम त्रिलोकोशम तम नमामि बृहस्पतिम।
मेरा नाम योगेश बाबर एंड आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू. आज रात्रीपासून उद्या सकाळपर्यंत इंटरव्ह्यू होईल. हॅलो 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 हॅलो. मोबाईल आता कोणतं बेबी ओ बेबी गाण्यासाठी सारखं कोणतं लावणार आता? एडिटिंगच्या वेळी आता तसंच नका करू. You are what? You are director of this video. नो सिनेमॅटोग्राफर. Okay.